अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 11th सेशन है माशाल्लाह से। और आज जो हमारा टॉपिक होगा कि किस तरह किसी शेयर के अंदर कॉमुलेशन होती है और फिर उसके अंदर जाके सप्लाई होती है और किस तरह से वो फिर से वो गिरता है और पूरा एक साइकिल जो चलता है इसका, एक अप ट्रेंड का और एक डाउन ट्रेंड का। सबसे पहली बात तो जो कोई भी स्टॉक है वो 5 साल के एक साइकिल के ऊपर चलता है, ठीक है। पाँच पहला जो उसका फेज़ होता है वो होता है एक्यूमुलेशन का, ठीक है। दूसरा फेज़ होता है उसका मार्कअप शूट का। तीसरा फेज़ होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। चौथा फेज़ होता है मार्क डाउन शूट का। हम बारी बारी सबको पढ़ेंगे। हमारे सामने एटीआरएल का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट हमने ओपन किया, ज़रा हमें वाइड व्यू ज़रा नज़र आ सके पिछले 4-5 साल का। तो अब जो ये साइकिल आपको 5 साल का बता रहा हूँ, अब ये नहीं है कि सिर्फ 5 साल का ही होता है। ये डेली के ऊपर भी आपको नज़र आएगा, मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको ओवरली के ऊपर भी नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन उनका ज़ाहिर सी बात है, उनकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। ये जितना क्लियरली यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है शायद इतना क्लियरली वहाँ पे आपको नज़र ना आए, ठीक है। जो अब 5 साल का साइकिल है उसकी जो इकोमुलेशन रेंज है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। एक चीज़ याद रखें कि 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, आपने सुना होगा। एक बुलिश ट्रेंड, एक बेरिश ट्रेंड और एक साइडवेज। अब जो साइडवेज ट्रेंड है उसने ब्रेक होना ही होना है, ठीक है। वो बेशक 1 महीने में हो जाए, 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, साइडवेज ट्रेंड जब भी ब्रेक होगा वो बुलिश बनेगा या बेरिश बनेगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए एटीएल को वीकली चार्ट के ऊपर, तो हम इतने टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसको देख सकते हैं कि ये एक ही रेंज के अंदर मूव हुआ है। अगर इसको आप कह लें कि अगर आप इतने हिस्से को कह लें कि ये साइडवेज ट्रेंड इसका रहा है, इतने हिस्से के अंदर ये इसका साइडवेज ट्रेंड था। अब इस साइडवेज ट्रेंड कितनी देर रहा, ये 2013 अगस्त से लेके और 2015 जून तक, तकरीबन 1 साल, ठीक है। 1 साल के लगभग ये अपना एक ही रेंज में रहा। अगर यही चीज़ हम जाके डेली के ऊपर देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है डेली के ऊपर कैंडल्स भी बहुत ज़्यादा होंगी, तो उसके अंदर तो बहुत रैपिडली ट्रेंड चेंज होते हैं अगर कंपैरिजन किया जाए वीकली के साथ। अब यहाँ पे देखें एक ही रेंज के अंदर स्टॉक तकरीबन 1 साल या 1 साल से भी ज़्यादा, अगर इस कोने से लेके हम इस कोने तक देखें, एक ही रेंज में चला है। इसको एकॉमुलेशन फेज़ कहते हैं, इसको रेंज बाउंड आप इसको ट्रेंड कह सकते हैं बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर। और फिर जब स्टॉक अपना मार्कअप शूट का, ये पहला लेवल हो गया, ये हो गया इक्योमुलेशन का, ठीक है। अब दूसरा फेज़ आया इसके अंदर। दूसरा फेज़ क्या आया, मार्कअप शूट का, मतलब स्टॉक के चलने का, ठीक है। अब देखें कि अगर हम इसको ये देखें, यहाँ पे लगा हुआ है डबल टॉप लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो इसको बिल्कुल हम सीधा ले जाते हैं। तो ऑलमोस्ट हम इसको वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं, एक सेकेंड। हॉरिजेंटल, हाँ जी। तो ये लगेगी इस लेवल पे करके। अच्छा खैर, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब उसने अपना रेंज बाउंड का एरिया कहाँ पे आके ब्रेक किया, 212, और नीचे का उसका जो था लेवल, जो नीचे के सपोर्ट लेवल्स थे, अगर यहाँ पे देखें कितने परफेक्टली जो हॉरिजेंटल सपोर्ट्स हैं कितनी परफेक्टली काम कर रही हैं, कितना ज़बरदस्त उस रेंज के अंदर स्टॉक चला है, ठीक है। अगर आप देखें स्टॉक की नीचे की रेंज क्या थी, 145, और ऊपर की रेंज थी 200 तकरीबन 15। तो मतलब स्टॉक
60-70 रुपए के अंदर वो 1 साल से भी ज़्यादा, अगर यहाँ तक हम देखें तो वो 1 डेढ़ साल तक इस रेंज बाउंड एरिया के अंदर रहा है। और यहाँ पे उसने जब अपना उस एरिया को ब्रेक किया, एकोमुलेशन वाले फेज़ को, रेंज बाउंड वाले फेज़ को, जो बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर है, ज़ाहिर सी बात है अगर आप डेली के ऊपर जाके देखेंगे, आप इतनी सी भी कैंडल्स को देखेंगे तो डेली के ऊपर बहुत बड़ा वो ट्रेंड आपको फ्लक्चुएशन नज़र आएगा। यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद स्टॉक ने ऊपर चलना शुरू किया, तो स्टॉक यहाँ तक इस एरिया तक आया और स्टॉक ने अगर यहाँ पे आगे देखें तो दोबारा से एक रेंज बाउंड के अंदर आ गया। ठीक है, अब कंसोलिडेशन होना यहाँ से दोबारा शुरू होगी। एक चीज़ याद रखें कि जब भी कोई ट्रेंड वीक होगा, जहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ लूज़ होगी, वहाँ पे हमेशा बड़े शेडोज़ बनेंगे। जो मैनिपुलेटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो 1 2 3 4 कैंडल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आवाम को धोखा देने के लिए, फॉल्स ब्रेकआउट बनाने के लिए इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। वो पैटर्न्स को नहीं चेंज कर सकते अगर उन्होंने मैनिपुलेशन करनी है, क्योंकि जो टेक्निकल्स हैं वो बेसिकली रिफ्लेक्शन है। जो प्लेयर रिएक्ट कर रहा है, मतलब मार्केट के अंदर किसी भी शेयर प्राइस के साथ जो भी वो छेड़खानी करते हैं, उसका रिएक्शन हमें टेक्निकल्स के ऊपर नज़र आता है। तो यहाँ तक जो प्लेयर था उस स्टॉक को लेके आया, यहाँ पे अब कंसोलिडेशन शुरू होगी। अब यहाँ पे देखें तकरीबन 2 महीना स्टॉक एक ही रेंज के अंदर रहा और कंसोलिडेट करता रहा। यहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हुई, बायर सेलर का जारी सी बात है एक जंग सी हुई। लेकिन यहाँ पे जो उसने कंसोलिडेशन वाला एरिया था, उसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया। जहाँ भी कंसोलिडेशन होगी, मतलब एक ही जगह पे कैंडल्स बनेगी, उसके बाद जो एरिया ब्रेक होगा, स्टॉक एग्रेसिवली उसकी तरफ रिएक्ट करता है, उसी की तरफ चलता है। अब यहाँ पे देखें, जो एक ही रेंज के अंदर काफ़ी एक्शन हुआ था, उसको ब्रेक किया एक बड़ी कैंडल ने और बड़े वॉल्यूम्स के साथ। नीचे वॉल्यूम्स देखें, तकरीबन 10 मिलियन का वॉल्यूम लगा और ब्रेक उसने किया। और उसके बाद दोबारा से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन हुई, फिर ऊपर की तरफ उसने दोबारा से 1 महीना यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, फिर ऊपर की तरफ उसने ब्रेक किया और दोबारा से अप ट्रेंड एक कंटिन्यू हुआ। अब यहाँ पे आके देखें, जो भी स्क्रिप्ट का टॉप होगा वो बेशक आवरली के ऊपर हो, डेली के ऊपर हो, वीकली के ऊपर हो, अब ज़ाहिर सी बात हो उन उस हिसाब से कैंडल्स कम या ज़्यादा होंगी, जो भी टाइम फ्रेम्स होंगे। लेकिन जो टॉप होगा किसी भी स्टॉक का, अब जो तीसरा फेज़ आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके अंदर आप ये जो चीज़ है, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ये चीज़ देखेंगे, मतलब एक ही जगह पे स्टॉक रुक के रेंज बाउंड हो जाएगा और बड़े शेडोज़ लगेंगे। बेसिकली जो प्लेयर होता है, बेसिकली जो सट्टेबाज होता है, जो स्टॉक को मूव कर रहा होता है, हमने उसकी मूव को रीड करने की कोशिश करना है। हमने ये नहीं देखना मार्केट में क्या हो रहा है, हमने ये नहीं देखना कि आवाम क्या सोच रही है, हमने ये सोचना है, हमने ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना है जो रनर है, बेसिकली ड्राइवर है स्टॉक का, प्राइस रनर है, वो क्या सोच रहा है। अब देखें वो क्या करते हैं कि एक ही जगह पे स्टॉक को खड़ा करते हैं, स्टॉक को काफ़ी सारा सेल करते हैं और फिर वो दोबारा से प्राइस को उठाते हैं, लो वॉल्यूम के साथ उठाते हैं, सस्टेन करते हैं, सेल करते हैं, फिर मारते हैं। इसी तरह से वो अपनी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा सेल करते रहते हैं और थोड़ी वॉल्यूम के साथ उसको उठा के फिर ऊपर खड़ा कर देते हैं। और इस तरह से आपको जो टॉप होगा कोई भी स्टॉक का, उसके अंदर जो शेडोज़ होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग इस तरह के एक्शन आप देखेंगे, डोजीज, हैमर्स, हैंगिंग मैन, इस तरह की कैंडल्स आप ज़्यादा देखेंगे। अगर आप देखें बिल्कुल जिस कैंडल के ऊपर मैंने रखा हुआ है कर्सर को, उसके नीचे देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे 10 मिलियन के ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे लगा। और उसके बाद फिर स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई। अब कंसोलिडेशन यहाँ पे देखें, जो पीछे कंसोलिडेशन हुई हैं वो सारी ऊपर की तरफ ब्रेक हुई हैं। अब यहाँ पे जो कंसोलिडेशन थी उसका एरिया, अब ये तसव्वुर कर सकते हैं ऊपर वाले शेडोज़ को अगर छोड़ें तो ये कंसोलिडेशन
का टॉप था इसको ब्रेक करना था, जो कि इसने नहीं किया। इसका टॉप था तकरीबन 390 रुपये, और उसके बाद उसने नीचे की तरफ ब्रेक किया। ठीक है, अब नीचे की तरफ ब्रेक किया। जब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्टॉक अब इतना वो अपने एकोमोडेशन फेज से निकला, अब मार्कअप शूट भी हो चुका, ऊपर से अब अच्छी खासी एक जगह पे रख के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स बनाई, बड़े शेडोज़ वाली, वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई थी, और उसके बाद फिर स्टॉक ने नीचे की तरफ ब्रेक किया। तो यहाँ पे ज़्यादातर यही चांस है कि स्टॉक अपना मार्कडाउन शूट का जो फेज़ है वो शुरू करेगा, अपना जो उसका लास्ट फेज़ है मार्कडाउन शूट का वो शुरू करेगा। अब यहाँ पे देखें, ये इसका रेंज बाउंड एरिया है। अब यहाँ देखें, जो उसने अपना नीचे की तरफ ब्रेक किया था इस लेवल के ऊपर, अब स्टॉक ने अग्रेसिवली यहाँ पे डाउन किया, और उसके बाद फिर उसने अपसाइड करेक्टिवली दोबारा नीचे गया, ऊपर गया, और उसने उसी जगह पे रेजिस्ट किया जहाँ से उसने अपनी जो जो कंसोलिडेशन वाला फेज़ था उसको जाके दोबारा हिट किया, और उतना ही एग्रेसिवली वो नीचे फिर गिरा। ठीक है, अब जो ऊपर जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहाँ पे आप इस तरह की कैंडल्स जो हैं बड़ी शेडोज़ वाली वो ज़्यादा देखेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली साइड के ऊपर, जो इकोमोलेशन वाली साइड है वहाँ पे आप इतनी बड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखें। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जो इकोमोलेशन होती है वो बहुत आस्ता आस्ता होती है, वो अग्रेसिव नहीं होती। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अग्रेसिवली होती है। ठीक है, स्टॉक की प्राइस को एकदम से हाइपर करके उठाया जाता है, सेल किया जाता है, और नीचे जो इकोमोलेशन होती है, इकोमोलेशन में कभी भी अपने कार्ड शो नहीं किए जाते, वो हमेशा आस्ता आस्ता करके बाय करते रहते हैं, स्टॉक को उठने ही नहीं देते। उठते हैं, बहुत सेल करते हैं, लेकिन बाय करते रहते हैं। तो कंपैरेटिवली ऊपर वॉलेटिलिटी ज़्यादा आपको लगेगी बनस्बत डाउन साइड के। तो फिर उसके बाद मार्क डाउन शूट का एरिया जो शुरू हुआ, तो अगर आप देखें तो जो एटीआरएल है वो ऑलमोस्ट वहीं पे जाके रुका है जहाँ पे वो उसने अपनी अकोमोडेशन शुरू की थी। अब इसी एटीआरएल को या इसकी जगह और भी जितने शेयर्स हैं मार्केट के अंदर, आप मोस्टली जो अगर सेक्टर्स देखें वो अपने इसी फेज़ के अंदर अब मार्कडाउन शूट से अब जो दोबारा से अकोमोडेशन फेज़ के अंदर आ गए हुए हैं। ठीक है, अब कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बुलिश ट्रेंड के अंदर हैं अभी भी, जिसके अंदर ऑयल है या फिर फर्टिलाइज़र है, और जितने भी बेरिश हैं स्टॉक्स, जो भी सेक्टर्स हैं, अगर उनको आप जाके देखेंगे तो वो उनकी हालत यही है, वो अपने एकोमोडेशन फेज़ के अंदर आ चुके हैं। जो स्टॉक, ये इस साइकिल से हर स्टॉक गुजरता है, मस्ट गुजरता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई स्टॉक कल 10 रुपये से चला था तो 5 साल बाद वो दोबारा 10 रुपये के ऊपर ही आएगा, ऐसा नहीं है। अब लेकिन वो इस प्रोसेस से ज़रूर गुजरता है, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मार्कडाउन शूट उसके अंदर होता है। लेकिन मोस्टली अगर आप देखेंगे तो 5 साल के साइकिल के अंदर आपको मार्कडाउन शूट वहीं पे नज़र आएगा जहाँ से वो अकोमोडेशन शुरू हुई थी। जब भी कोई स्टॉक मार्कअप शूट में हो या मार्कडाउन शूट में हो, इन दोनों फेज़ में हो, तो उसके अंदर जब भी कंसोलिडेशन आप देखेंगे, अब यहाँ पे देखें, आपने इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन देखी, इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन देखी, उसके बाद यहाँ पे आप इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन देख सकते हैं जो एक ही जगह पे कैंडल्स बनती हैं। ठीक है, उसके बाद आप टॉप पे देख रहे हैं। अब ये जो कंसोलिडेशन है ये मैटर ये करता है कि ये अब कंसोलिडेशन किस साइड पे बन रही है। अगर तो ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है तो आपको पता होगा कि ये अब जो मार्कडाउन शूट है वो उस फेज़ की कंसोलिडेशन है, और अब ये ब्रेक किस तरफ होती है तो ये डिपेंड, अगर तो ये ब्रेक होती है नीचे की तरफ, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे की तरफ ब्रेक हुई और फिर अग्रेसिवली डाउन ट्रेंड शुरू, यहाँ पे जैसे देख रहे थे अप ट्रेंड में एक मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई और ऊपर की तरफ ब्रेक, और दोबारा से स्टॉक ऊपर, यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ी हुई, फिर स्टॉक ने ऊपर ब्रेक किया और दोबारा से ऊपर, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई लेकिन उसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, और यहाँ पे बताया कि अब ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुई, अब वो नीचे की तरफ ब्रेक हुई है, और अब उसने
अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लिया और अब उसका जो मेजर ट्रेंड है, जो 5 इयर्स का साइकिल है, वो चेंज हो चुका है। अब हर स्टॉक मोस्टली इसी साइकिल से गुजरता है, ठीक है। अब हम जो स्टॉक मार्केट के इस टाइम बुरी हालत है और दूसरे सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर के कुछ शेयर्स देखते हैं कि उनका इसके बारे में इस साइकिल के हवाले से क्या चल रहा है। अगर हम यहाँ पे DGKC को देखें, सीमेंट सेक्टर के, अगर आप देखें तो आपको ये बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। और जो भी इकोमुलेशन वाला जोन होगा उसके अंदर स्टॉक एक ही रेंज के अंदर आ जाएगा। वीकली के अंदर वो रेंज बहुत बड़ी होगी, डेली के अंदर वो रेंज छोटी होगी, और उसके अंदर आपको अप ट्रेंड भी मिलेगा, डाउन ट्रेंड भी मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो बिगर टाइम फ्रेम के अंदर होगा, स्टॉक अपना हायर हाई बनाता जाएगा। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने जो 5th सेशन के अंदर पढ़ा था, स्टॉक अपना हायर हाई बनाता जा रहा है कंटिन्यूसली, और ऊपर जाके फिर वो देखें उसी तरह से जो कंसोलिडेशन हुई और स्टॉक ने बुरी तरह से यहाँ से जो ड्रॉप किया, कंसोलिडेशन के बाद उसने नीचे ब्रेक किया, ठीक है, नीचे ब्रेक किया। यहाँ पे देखें वॉलेटिलिटी आपको नज़र आ रही है, कितनी बड़ी बड़ी शेडोज़ वाली सारी कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, और बुरी तरह से स्टॉक नीचे गिरा। यहाँ से फिर कंसोलिडेशन हुई, स्टॉक ने फिर नीचे ब्रेक किया, कंसोलिडेशन के ऊपर इधर ब्रेक नहीं किया, और स्टॉक दोबारा से अग्रेसिवली डाउन साइड के ऊपर चला गया। तो जो होगा आपका मार्क डाउन शूट होगा, इसके अंदर लोअर लो लगेंगे बिगर टाइम फ्रेम के अंदर। अगर अभी आप देखें तो DGKC अपनी इकोमुलेशन फेज़ के अंदर आ चुका है, ठीक है। इसके बिल्कुल आप यहाँ पे देखें, इस एरिया के अंदर देखें तो बिल्कुल DGKC उसी इकोमुलेशन जोन के अंदर आ रहा है। तो जो इकोमुलेशन जोन होगा वहाँ पे स्टॉक एक ही रेंज के अंदर चलेगा, जो मार्कअप शूट होगा उसके अंदर हायर हाई और नीचे वाले में मोस्टली लोअर लो लगेंगे। इसी तरह हम अब कुछ डेली के चार्ट के ऊपर देखते हैं कुछ स्टॉक्स को, बल्कि KSE 100 को देखते हैं पहले, KSE 100 का क्या चल रहा है। अगर देखें तो KSE 100 भी वो अपनी ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक पैटर्न है वो बना चुका है, और उसके बाद उसके अंदर भी यहाँ पे आके थोड़ी जो हमारी मार्केट है वो रेंज बाउंड इस एरिया के ऊपर हो गई है। और अब देखना ये है कि अब ये रेंज बाउंड किस तरफ ब्रेक होता है, ये क्या अपने इस पैटर्न को ब्रेक करती है, या नीचे वाली जो इसने ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट एक हॉरिजॉन्टल बनाई हुई है कि इसको ब्रेक करती है। जो भी अपना इसका डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ होगा, उसमें आप मोस्टली जो इस तरह की एक वेव देखेंगे, ठीक है। जो हमने पैटर्न पढ़ा था तकरीबन 7th सेशन में हेड एंड शोल्डर का। एक आपको ट्रिक बता दूं इसकी, कि अगर स्टॉक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली दे चुका है, ठीक है, और उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर अब हेड एंड शोल्डर बन चुका है, तो उस स्टॉक से आप बिल्कुल निकल जाएं, या उसको शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट कर दें उसको। क्योंकि आप स्टॉक के टॉप के ऊपर जब भी हेड एंड शोल्डर बनता देखेंगे रैली के टॉप के ऊपर, उसके बाद अगला फेज़ उसका जो मार्कडाउन शूट का ही शुरू होगा। और मोस्टली जो टॉप के ऊपर हेड एंड शोल्डर बनता है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बनता है। इस चीज़ को हम देखते हैं डेली के चार्ट के ऊपर किसी स्टॉक में। अगर हम यहाँ पे ओपन हो जाए, यहाँ पे अगर देखें ये नेटसोल का चार्ट है। अब ये 5 साल का साइकिल नहीं है, डेली का चार्ट है, इसके अंदर फ्लक्चुएशंस आपको छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। अब यहाँ पे देखें इस एरिया को, अगर आप देखें नेटसोल के, तो उसी तरह से ये 2 टॉप बने, ठीक है, जो मतलब एक ही रेंज के अंदर मोस्टली स्टॉक घूमता है। और उसके बाद यहाँ पे जब वो टॉप ब्रेक हुआ तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट वहीं पे दोबारा से ऊपर जाके यहाँ से तो वहीं पे आके अपनी सपोर्ट ली, और सपोर्ट लेके दोबारा से एग्रेसिवली ऊपर गया और हायर हाई अपना बनाने लग पड़ा। उसके बाद
स्टॉक को अगर टॉप के ऊपर आके देखें जहाँ पे ये आपने हायर हाई कंप्लीट कर चुका था, और टॉप के ऊपर बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बड़े शेडोज़ वाली कैंडल्स आप देख रहे हैं, और वही हेड एंड शोल्डर आप बनते हुए देख रहे हैं, और हेड एंड शोल्डर के ब्रेक होने के बाद स्टॉक उसी तरह से अपना पूरा ट्रेंड उसने चेंज किया, मार्क डाउन शूट का उसने एरिया शुरू किया, और स्टॉक वहीं पे आके रुका जहाँ पे उसकी कॉम्बोलेशन हुई थी। अब देखें, एक आपने बात नोट की हो, अगर 70 रुपीज़ 65 रुपीज़ से ये नेट सोल चला था, और जब जब न्यूज़ आती थी कि डॉलर इंक्रीज़ हो गया, अगले दिन ये अपर कैप के ऊपर ओपन होता था। लेकिन उसके बाद ये 160 से गिरा, और दोबारा से वहीं पे आके खड़ा हुआ इसी लेवल के ऊपर, तकरीबन 70 रुपये के ऊपर, 65-70 के ऊपर आके खड़ा हुआ। तब डॉलर अपने एवर हाई के ऊपर था, 140 के ऊपर था, लेकिन जो नेट सोल था वो 70 रुपीज़ के ऊपर था। अब ये भी रूमर थी मार्केट के अंदर कि इसका रिज़ल्ट ख़राब आ रहा है, फिर इसका रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया, कंपैरेटिवली बहुत अच्छा इसने रिज़ल्ट पोस्ट किया, लेकिन फिर भी स्टॉक की प्राइस उसी जगह पे स्ट्रगल कर रही है। उसकी वजह क्या है? अब देखें, रिसेंटली रिज़ल्ट आया लोटे केमिकल का, डॉल का आया, और भी जो अच्छे अच्छे रिज़ल्ट आए, बहुत अच्छे अच्छे रिज़ल्ट आए, केमिकल सेक्टर के भी आए, फर्टिलाइज़र के भी आए। लेकिन उसके बाद स्टॉक्स के साथ क्या हुआ? डॉल 40 रुपये वाला 20 रुपये के ऊपर आ गया, लॉट केमिकल 20-21 रुपये वाला 14 रुपये 13 रुपये के ऊपर आ गया, जो EPCL है 41-42 वाला वो 34 तक आया। तो इसके पीछे वजह क्या है? अब इनकी EPS, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन क्यों गिरा? बेसिकली जो स्टॉक को ड्राइव करता है वो प्लेयर ड्राइव करता है, और जो टेक्निकल्स हैं वो आपको बताते हैं कि इस टाइम प्लेयर क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, आपने उसको फॉलो करना है, आपने उसकी मूव को फॉलो करना है। जब आप उसकी मूव को फॉलो करने के मतलब कह लें कि आपको समझ आ गई, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फंडामेंटल्स जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, जब प्लेयर उसके अंदर से निकल जाता है, ये रीसेंट जितने भी रिजल्ट्स आए उन सब ने बताया कि प्लेयर नहीं है तो स्टॉक गिरेगा। जिस तरह अब मार्केट बुरी तरह गिर रही थी, 36,000 पे आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो केमिकल सेक्टर था वो ऊपर जाया जा रहा था, डोल डबल हो गया, उसके बाद लॉट केमिकल ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो EPCL ने बहुत अच्छा गेन किया। तो जब मार्केट स्टेबल हुई, ग्रीन हुई, जब उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगी सारे केमिकल सेक्टर के अंदर, तो पूरी तरह से वो गिर गया, जबकि रिजल्ट भी अच्छे आए और मार्केट भी फिर स्टेबल थी। तो मेन चीज़ जो मैटर करती है वो प्लेयर है, और जब भी स्टॉक एक ही रेंज के अंदर चलता है, रेंज बाउंड होता है, वो रेंज बाउंड ब्रेक होता ही होता है जितनी भी देर बाद हो, और उसके बाद फिर हायर हाई का ट्रेंड शुरू होता है या लोअर लो का ट्रेंड शुरू होता है। जिस तरह आपको मैंने बताया कि कंसोलिडेशन को आपने देखना है वो किस तरफ ब्रेक हो रही है, और कहाँ किस फेज़ के अंदर स्टॉक चल रहा है, और टॉप के ऊपर सबसे बड़ी इंडिकेशन जो होती है बड़े शेडोज़, और अगर हेड एंड शोल्डर बन जाए तो परफेक्ट है वो ट्रेड करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, सेल करने के लिए। उसके बाद इसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं, किसी स्टॉक के अंदर हम रिसेंटली TRG के अंदर देख लेते हैं। उस इसके अंदर देखें ये रीसेंट इसकी मूव है, जो TRG की, यहाँ से TRG ने बेसिकली अपना ये शुरू किया, और यहाँ से हायर हाई बनाता हुआ, ये ओवरली का बिल्कुल शॉर्ट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है, तो ये इसी तरह हायर हाई बनाता हुआ यहाँ तक गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसने अपना टॉप बनाया, जितना भी टॉप है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि शेडोज़ वाली कैंडल्स बहुत ज़्यादा हैं। इस एरिया के अंदर आप देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कंसोलिडेशन हुई, नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, स्टॉक ड्रॉप, ऊपर दोबारा गया, यहाँ पे फिर से बड़े शेडोज़ वाली कैंडल, कंसोलिडेशन, स्टॉक ड्रॉप, ऊपर गया, यहाँ से फिर कंसोलिडेशन हुई, स्टॉक वहाँ से फिर से ड्रॉप। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक कंसोलिडेशन हुई, बड़े शेडोज़ वाली कैंडल्स बनी, लेकिन इसने अल्टीमेटली यहाँ पे ऊपर ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, और स्टॉक ने दोबारा से एक अपसाइड, लास्ट अपसाइड जो दिखाई, और उसके बाद फिर उसी तरह का वो हेड एंड शोल्डर टाइप का इसी तरह की वेव बनी, और दोबारा स्टॉक ने
वहाँ तक नहीं आया और स्टॉक वहाँ से अपना लो से लो बनाता हुआ दोबारा नीचे उसी लेवल के ऊपर चला गया मार्कडाउन शूट के ऊपर। यहाँ से उसने मार्क अप शूट किया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे फिर से मार्कडाउन शूट का उसने अपना लेवल पूरा किया। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा कि किस तरह से स्टॉक के अंदर इकोमोलेशन होती है, फिर वो स्टॉक एक चलता है। जितनी भी बीच में छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बताता रहता हूँ कि शेडोज़ आप वीकनेस को शो करते हैं, कंसोलिडेशन जब ब्रेक होती है, स्टॉक किस फेज़ में चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आप इसको जितनी बारीकी से आगे सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, इनके अंदर से और चीज़ें निकलती जाएंगी, ये आपकी स्किल को और पॉलिश करती जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारा आज का 11th सेशन था, और इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में होगा, और इंशाल्लाह से हम मिलते हैं अपने अगले 12th सेशन में।